चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण नवंबर माह का ये प्रथम पार्ट है। इसके अंतर्गत कुल 5 पार्ट को बनाया गया है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो है वो काफ़ी छोटे छोटे बनाए गए हैं, जो काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो डेली 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर के लिए निकालें। तो इसमें हम लोगों ने बस मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ का चयन किया है जो आपको परीक्षा उपयोगी रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में बात चल रही थी कि चीतों की भारत में चीते लाए जाएंगे। तो एक देश है नामीबिया, उसकी राजधानी है वेडहॉक, और वहाँ पे जो पैसा रुपया चलता है उसका नाम है नामीबियाई डॉलर। तो भारत में जो नामीबियाई डॉलर, जो नामीबिया देश की है और जिसकी राजधानी विंडहॉक है, वहाँ से भारत में चीते लाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 वर्ष पूर्व विलुप्त घोषित चीतों की भारत की धरती पर वापसी। नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत में बसाए गए। देखिए, 70 वर्ष पूर्व देश में विलुप्त घोषित चीतों का पुनर्वास देश में हुआ। इसके लिए अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया से, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नामीबिया किस महाद्वीप का देश है। तो यह जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। अब तो नामीबिया से चीते आ गए, तो कुल कितने चीते आए हैं? तो 8 चीते आए हैं। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लाए गए? तो मध्य प्रदेश में लाए गए। वहाँ पे कहाँ पे रखा जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ इनका पुनर्वास अर्थात उनको रखा जाएगा। और इसी के तहत जो है 12 अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से भी लाए जाने हैं। जब वो लाए जाएंगे तब आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। जो 8 चीते आए हैं उसमें से 3 नर व 5 मादा है। ठीक है, तो ये बात होगी जो चीते 8 लाए गए हैं उनके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि जो पुराने समय में चीतों का पुनर्वास कब हुआ, क्यों चीते खत्म हुए। तो देखिए, औपचारिक तौर पर भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया 1952 में। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों का पुनर्वास कराया गया है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने अंडरलाइन किया, मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी परीक्षा के रूप से उपयोगी है। देखिए, एशियाई शेरों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है भारत में। एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं एशिया भर में? तो भारत में पाए जाते हैं। और भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात के जो गिर अभ्यारण्य है वहाँ पे हम इसे देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो शेर है वो पाए जाते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हाथियों की संख्या में भी 30,000 से अधिक हो गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1991 और कुछ में 1992 भी रहता है। तो 1991 और 2 में प्रोजेक्ट हाथी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हाथियों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। और भारत में सबसे ज़्यादा हाथी जो है वो केरल में पाए जाते हैं। इसी के तहत भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल 75 हो गई है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में। तो आप कुछ चीतों के बारे में, भारत में लाए गए चीतों के बारे में, पुनर्वास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई। और इसके अगले पार्ट में हम लोग और पढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावरण। ये जलावरण क्या होता है? देखिए, जलावरण होता है जब किसी नए युद्धपोत को सर्वप्रथम उसे पानी में कार्य करने के लिए या संचालित करने के लिए उतारा जाता है, तो इस प्रक्रिया को जलावरण बोलते हैं। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल किए जाने के एक सप्ताह पश्चात ही मुंबई स्थित मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा स्टेल्थ रडार की नज़र से बचने में सक्षम युद्धपोत तारागिरी का जलावरण 11 सितंबर 2022 को मुंबई में
किया गया। तो इस पैराग्राफ से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो तारागिरी जो युद्ध पोत है जिसका जलावरण 11 सितंबर 2022 को मुंबई में किया गया, वो किस टेक्नोलॉजी पे निर्मित है? तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निर्मित है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है रडार की नज़र से बचने में सक्षम, यानी कि दुश्मन देश की नौसेना या दुश्मन देश के जहाज उसे पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 17A प्रोजेक्ट जो है वो युद्ध पोत बनाने की जो प्रोजेक्ट परियोजना है उसका नाम है। इस परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है। देखिए, 17A परियोजना के तहत पहले युद्ध पोत नीलगिरी का जलावरण 28 सितंबर 2019 को किया गया था। इस श्रेणी का ये जो तारागिरी युद्ध पोत है वो तीसरे नंबर का यह युद्ध पोत। ठीक है। इसे 11 सितंबर 2022 को जलावरण किया गया है। इसका यह जो तिथि है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन भी हुआ है। इसलिए इसके जलावरण की जो प्रक्रिया थी या जलावरण की जो समारोह था वो अत्यंत सादे समारोह में से किया गया है। ठीक है। तो जलावरण तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तारागिरी का जलावरण जब किया गया था तो उस दिन किस देश की महारानी का निधन हुआ था? तो आप उसका आंसर देंगे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो ब्रिटेन में राज करने वाली या शासिका के रूप में सबसे ज़्यादा दिनों तक उन्होंने ब्रिटेन पर राज किया, लगभग 70 सालों तक। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल QRSM का सफल परीक्षण। देखिए, भारत में दो परीक्षण स्थल है। पहला है ओडिशा का चांदीपुर और दूसरा है हैदराबाद में स्थित अबुल कलाम द्वीप। ठीक है, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, श्रीहरिकोटा। ठीक है। तो भारत में जब भी DRDO अपना प्रशिक्षण करता है, यानी कि मिसाइल का प्रशिक्षण, प्रक्षेपास्त्र का प्रशिक्षण या उसका प्रक्षेपण, जो भी प्रशिक्षण या प्रक्षेपण जो भी करता है वो करता है कहाँ? चांदीपुर से, जो उड़ीसा में स्थित है। और इसरो के द्वारा जब भी किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा से या व्हीलर द्वीप से या जिसका नया नाम अबुल कलाम द्वीप है, वो हमेशा हैदराबाद स्थित जो है वो अबुल कलाम द्वीप से या श्रीहरिकोटा से किया जाता है। तो ये QRSM जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता हर 25 से 30 किलोमीटर तक होगी। इसे बनाने का श्रेय जो है वो DRDO को जाता है। और इसे कहाँ पे प्रक्षेपित किया गया या इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह चांदीपुर में किया गया है। इसी के बीच में बॉक्स में है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। ठीक है। देखिए, भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का गठन किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो ये जो गुजरात के लोथल क्षेत्र में किया गया है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का जो परिषद का जो मुख्यालय है या कुछ भी आधारशिला रखी गई है या कहाँ बनाया, ये लोथल जो है वो समुद्री क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति में जो लोथल था, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन स्थल, यानी कि पतन से यहाँ पे तात्पर्य है कि उसका बंदरगाह कौन सा था? तो वो लोथल था। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। इसका जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है उसकी स्थापना कुल मिलाकर के 4 मंत्रालय या 4 मंत्रालयों ने मिलकर की है। पहला है पतन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। इन चारों के मिलने से इसका स्थापना
हो पाया है, और इसके पहले चरण यानी इसका जो पहला चरण है वो कब तक पूरा किया जाएगा, तो 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोरोना के लिए देश में ही विकसित नेजल वैक्सीन के आपातकालीन आयोग को औषधि नियंत्रक की मंजूरी, यानी कि भारत में अब कोरोना की जो सुई लगती थी अब वो सुई नहीं दी जाएगी, इसके जगह पर नाक से ही नेजल वैक्सीन के द्वारा इसका उपचार किया जाएगा। इसे किसने बनाया है, तो इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया। भारत बायोटेक कहाँ है, तो ये हैदराबाद की कंपनी है। इसके तरफ भारत की दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है, वो पुणे में है। साइरस पुणेवाला इसका सीईओ है। तो परीक्षा के रूप से आप देख सकते हैं कि कोरोना के लिए देश में विकसित नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल चुकी है। और ये कितने उम्र के ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, तो ये मुख्य रूप से 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए डीआईजी द्वारा यह अनुमति 6 सितंबर 2022 को प्रदान की गई है। प्राथमिक टीकाकरण के साथ साथ 2 खुराक ले चुके लोगों के लिए यह बूस्टर डोज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो लोग 2 खुराक ले चुके हैं बूस्टर के डोज के रूप में इस नेजल वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के विधान परिषद की सदस्यता के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संस्तुति नामों में सूची शिंदे सरकार ने वापस मंगाई। देखिए सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अब शिंदे गुट व भाजपा के कोटे से प्राप्त नामों की संस्तुति की जाएगी। तो इससे आपको पता चल सकता है कि शिंदे जी जो है वो बीजेपी के सदस्य हैं। चलिए, नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख, यानी भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी जो है उनको मानक रैंक जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा प्रदान की गई है, तो नेपाल के द्वारा प्रदान की गई है। नेपाल में किन के द्वारा प्रदान की गई है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी के विद्या देवी भंडारी ने इन्हें जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया। यह मुख्य रूप से एक मानक रैंक दिया जाता है कि आप उस दोनों देश अपने दोनों देश जो होते हैं वो दोनों तरफ के सेना अध्यक्षों को बुलाते हैं और उन्हें रैंक प्रदान करते हैं, अर्थात उन्हें सम्मानित करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद चलते हैं। देश में अपराध के आंकड़ों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, यानी कि इसे जो रिपोर्ट को जो है वो सबके सामने में रखा कब गया है, तो 30 अगस्त 2022 को रखा गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कब की है, तो 2021 की है। चलिए इसकी मुख्य बातों को जानते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट बताया गया है कि 2021 में बड़े राज्यों में हिंसक राज्यों की दर सर्वाधिक असम में हिंसक राज्य कौन था, तो सर्वाधिक हिंसक राज्य जो था वो असम में थे। इसकी गणना कितने प्रति लाख लोगों पर की गई है, यानी कि कितने लाख लोगों पर की गई, तो 1 लाख लोगों पे इसका किया गया है। तो 1 लाख लोगों में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो असम है। उसके बाद हिंसक अपराधों के मामले में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि 1 लाख लोगों पर किस राज्य की हुई है, तो उड़ीसा की हुई है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हत्या के सर्वाधिक मामले झारखंड में तथा अपहरण के सर्वाधिक मामले दिल्ली पे रहे। अभी तक तो बात की गई है 1 लाख लोगों पे। अगर ऐसे देखें तो हत्या के मामलों में देखिए यहाँ पे है हत्या के मामलों में, ठीक है, 5 प्रदेश क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है इनका क्रम आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद है अपहरण के मामलों में 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, तो हत्या के मामले में 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है और अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश है। इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पीएफआई का फुल फॉर्म होता है कट्टर इस्लामिक संगठन, जो है कट्टर इस्लामिक संगठन इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये एक देशद्रोही या बोल सकते हैं कि गैर कानूनिक रूप से बनाया गया एक संगठन था, जिसे PFI नाम दिया गया था, और इसे 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो भारत में आपत्तिजनक रूप से भारत में तरह तरह के देश विरोधी कार्य कर रही थी। ठीक है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट एक है भारत में, ठीक है, यानी गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। देखो, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 29 सितंबर 2022 को हो चुका है। ठीक है। इसमें 6 शहरों का चुनाव किया गया है: अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट व भावनगर। देखिए, भावनगर में खेले जा रहे हैं। 7 वर्ष के अंतराल के पश्चात देश में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित किए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल मूलतः गोवा में 2016 में ही होने वाले थे, परंतु कहाँ कराया गया है? यह गुजरात में कराया गया है। 36 खेलों की स्पर्धाएं 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल है, यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी स्पर्धाएं शामिल है? तो 36 स्पर्धाएं शामिल है। इन खेलों का शुभंकर क्या है? तो इन खेलों का शुभंकर जो है वो सावज है। सावज क्या होता है? एशियाई शेर का बच्चे को सावज बोलते हैं। इसका गीत किसका है? तो इसके लिए थीम सॉन्ग जो है वो किस खेलों का गीत है? जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ठीक है। अब इससे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, गुजरात में जो 36वें राष्ट्रीय खेलों जो चल रहे थे या चलेंगे या हुए हैं, वो पहले भारत के किस राज्य में होने वाले थे? तो वो गोवा में होने वाले थे, परंतु किसी कारणवश वे अब गुजरात में कराए जाने हैं। ठीक है। इस 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो वह सावज है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसमें कुल कितने खेल होने हैं? तो 36 खेल होने हैं। अच्छा, देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक शुभारंभ यद्यपि 29 सितंबर में हुआ, विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप जो 30 सितंबर से 9 अक्टूबर होने के कारण इन खेलों की टेबल टेनिस स्पर्धाएं पहले ही करा ली गई थी। यानी 36वें राष्ट्रीय खेलों जो हुए हैं, उसकी कौन सी खेल स्पर्धा पहले ही करा ली गई थी? तो टेबल टेनिस की स्पर्धा पहले ही कराई गई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, इस तरह हमारा राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर माह का जो राष्ट्रीय है वो ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग इसके अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर विचार विमर्श और तथ्यों का आकलन करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और इसी तरह के नए वीडियोस पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।